बोलते हुए किसी व्यक्ति की आवाज़ धीमी हो जाए तो उसका लो कॉन्फिडेंस नज़र आता है। जहां इंतजार करना पड़ता है कि कब मुझे लाइट मिलेगी और मैं पढ़ पाऊंगा। हम ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो जीवन में काम नहीं आती। सामान्य विद्यार्थी उन चीज़ों को जीवन से नहीं जोड़ पाता है। अध्यापक किसी भी स्तर का हो, चाहे हायर एजुकेशन वाला हो, सम्मान सबका बराबर होता है। 12th के बाद ये रियलाइज़ हो गया था कि भाई ये हमारे लिए नहीं है फील्ड। जो अपनी किसी भी कही गई बात को, समझाई गई बात को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। बुनकर का कार्य कितना अद्भुत होता है। बुनकर अपने मस्तिष्क में एक पट्ट का चित्र संजोता है। उस पट्ट को बनाने के लिए अलग अलग रंगों के धागे चुन करके लाता है। उन धागों को एक व्यवस्थित योजना के साथ संयोजन करता है और उन धागों से बन करके आता है एक सुंदर पट्ट। कितना सुंदर पट्ट होता है जिस पर उस बुनकर ने मेहनत की होती है। एक अध्यापक भी ऐसा ही बुनकर होता है। अध्यापक अपने मस्तिष्क में एक सुंदर समाज के चित्र को संजोता है और उस सुंदर समाज को बनाने के लिए चुन करके लाता है ऐसे विद्यार्थी जो उस समाज का निर्माण करेंगे। उन विद्यार्थियों पर वो परिश्रम करता है। उन विद्यार्थियों में, उन शिष्यों में विद्या के अलग अलग रंगों को भरता है और उन भरे हुए रंगों से निखर के आता है एक सुंदर समाज का चित्र, जैसा उस अध्यापक ने सोचा था। क्या हम सब भी इस अध्यापक की तरह, इस बुनकर की तरह ही नहीं हैं? हम सब भी अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, फिर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार का परिश्रम करते हैं, अनेक प्रकार के रास्तों का निर्माण करते हैं, उन रास्तों पर चलते हैं, परिश्रम करते हैं और प्राप्त कर लेते हैं उन लक्ष्यों को। ये लक्ष्य प्राप्त करने का गणित इतना ही सरल है जितना सरल आप लोगों को सुन करके लग रहा होगा। ये बातें केवल कहने की नहीं है, ऐसा होता है। आप लोग कैसे कह सकते हैं, मैं कैसे कह रहा हूं ऐसा होता है? क्योंकि आज तक सफलता की जितनी कहानियां मैंने सुनी हैं, जितनी कहानियां मैंने देखी हैं, जितनी कहानियां मैंने बुनी हैं, गूंथी हैं, उन कहानियों में यही गणित मुझे समझ में आता है। हम जिस लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, उस लक्ष्य के लिए हमें एक रास्ता बनाना पड़ता है। उस रास्ते पर पूर्ण परिश्रम से मेहनत करनी पड़ती है, उस रास्ते पर पूर्ण परिश्रम से चलना पड़ता है और हम अंततः पहुंच जाते हैं अपने उस लक्ष्य तक जो हमने सोचा था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कहानी आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। नमस्ते, मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथ एक ऐसा ही व्यक्तित्व है, मेरे साथ एक ऐसा ही व्यक्ति है जिसने अपने सपनों को संजोया था, अपने लक्ष्य को गूंथा था, उस लक्ष्य के लिए कुछ रास्ते बनाए थे और उस रास्तों पर चलते हुए, परिश्रम करते हुए, किसान के उस अंधेरे घर में बैठ करके जहां रोशनी के लिए इंतजार करना पड़ता है सरकार की व्यवस्थाओं का, जहां इंतजार करना पड़ता है कि कब मुझे लाइट मिलेगी और मैं पढ़ पाऊंगा, ऐसे ही उस किसान के घर में जहां इंतजार करना पड़ता है संसाधनों का, और संसाधनों के अभाव में उसने अपना लक्ष्य बुना। उस लक्ष्य के लिए उसने यात्रा की और यात्रा करके आज वो व्यक्ति बन गया है अध्यापक केंद्रीय विद्यालय में। मेरे साथ आज साक्षात्कार करने के लिए, आप लोगों को अपनी कहानी बताने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में है आशीष। आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद। आशीष की कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा मैं। ये कहानी बड़ी रोचक है। मैंने इस कहानी को लंबे समय से देखा है और ये कहानी आप लोगों को इतनी प्रेरणा देगी, इतना आप लोगों को आत्मविश्वास देगी कि आप लोग अपनी कहानी यहां बैठ करके सुना पाएंगे मेरे साथ। मैं आप लोगों को आशीष के पास लेकर के चलता हूं। आशीष, आपका परिचय जानना चाहूंगा मैं। आप केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक बन गए हैं। अध्यापक बनने की यात्रा आपने जब से शुरू की है, कहाँ से आपने कैसे कैसे पढ़ाई की, अपने विषय में अपना परिचय बताइए। पहले तो सबको नमस्ते। मेरा नाम आशीष चौहान है और मैं उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले से डुढार गांव से हूं और मेरी पढ़ाई 8वीं तक तो कॉन्वेंट स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने गुरुकुल से पढ़ाई करी है, 9वीं से 12वीं तक गुरुकुल कुरुक्षेत्र। फिर उसके बाद BA ऑनर्स संस्कृत गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। फिर B.Ed यानी शिक्षा शास्त्री करी है CSU से, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से, दिल्ली से। और उसके बाद MA करी है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से। तो आशीष, आपने जो अपनी यात्रा बताई है, शिक्षण यात्रा अब तक को लेकर के, क्या आपने ऐसा कभी अपना लक्ष्य चुना था? मैं दो तरह के लोगों को देखता हूँ।
जब मैं यहाँ सफलता की कहानी की बात करता हूँ, जो लोग सफल होते हैं या जो किसी लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं, अध्यापक बन जाते हैं, तो उसमें दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बचपन से ये चाहते हैं कि नहीं मुझे अध्यापक बनना है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोच करके चलते हैं कि पढ़ाई करते हैं, किसी ने ये कह दिया चलो बीएड कर लीजिए, बीएड कर लेते हैं, बुद्धि तीव्र होती है और वो आगे बढ़ जाते हैं, अध्यापक बन जाते हैं। आप किस श्रेणी में अपने आप को गिनते हैं? आपने बचपन से ऐसा सोचा था कि अध्यापक बनना है? बचपन में तो नहीं सोचा था, लेकिन घर में 2-3 सरकारी जॉब थी पहले से, तो मन में ये था कि सरकारी जॉब करनी है। जब 9th क्लास में था, तो 9th शायद 10th हो, तो सर एक बार पूछ रहे थे कि भाई बच्चों आपको बताओ क्या-क्या बनना है? सबको खड़ा कर करके पूछ रहे थे। तो मैंने उस समय क्या था, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में सेंटर लगते थे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। तो हर 6 महीने में पेपर होता था, तो हमारी छुट्टी होती थी और पता ये लगता था कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो टीचर्स के लिए है। यहाँ से जो एग्ज़ाम पास करते हैं वो टीचर बनते हैं, सरकारी टीचर। अब जैसे ही सर ने पूछा, तो मैंने कहा कि टीचर बनना है सर, और सीटेट पास करना है। उस समय दिमाग में ये नहीं था कि सीटेट एग्ज़ाम क्या है, कैसा है, पर ये पता था कि सीटेट एग्ज़ाम पास हो गया तो आप टीचर बन जाओगे। तो मैंने बोल दिया कि सर टीचर बनना है, सीटेट पास करना है। तो उस समय मन में ये था कि मुझे मैथ्स का टीचर बनना है, संस्कृत कहीं दिमाग में नहीं थी। और आपकी 12वीं तक जो पढ़ाई हुई है वो पीसीएम ग्रुप से हुई है? पीसीएम से हुई है, सीबीएसई बोर्ड से, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम से पढ़ करके सीधा संस्कृत में कैसे ये यात्रा? वो ऐसे आई थी क्योंकि 12th क्लास में मैं चाह रहा था कि जैसे मैंने मैथ करी थी, तो मुझे उम्मीद थी कि नंबर मेरे 80% के आसपास आएँगे। लेकिन कुछ मैथ्स का पेपर ऐसा हुआ, उसमें मुझे उम्मीद थी कि नंबर आएँगे 90 प्लस, लेकिन मैथ्स में नंबर आए थे 57 12th क्लास में, और उसमें मेहनत मैंने अच्छी खासी करी हुई थी। एक दिन में हम लोग तो 200-200, 250-250 क्वेश्चन मैथ्स के सोल्व करते थे बैठ के, सब लोग दोस्त आपस में लाइब्रेरी में बैठ के। लेकिन नंबर नहीं आए, एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं हुआ। तो उस समय फिर ये हुआ कि साइंस से थोड़ा-सा मन हट गया, और वो चीज़ें वैसे भी हम सुनते थे लेक्चर्स में इधर-उधर कि भई हम ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो जीवन में काम नहीं आती हैं। और फिर संस्कृत हमें ऐसी लगती थी कि ये जीवन में काम आती है, क्योंकि वहाँ गुरुकुल में थे आचार्य नंदकिशोर जी, वो हमें जब पढ़ाते थे संस्कृत, तो वो श्लोक की अच्छे से व्याख्या करते थे। श्लोक की भी, और जो मतलब पाठ है उनकी जब व्याख्या करते थे, तो हमें समझाते थे कि भई जीवन में वो कैसे काम आएगी। तो उस वजह से थोड़ा-सा रुझान संस्कृत की तरफ था। तो मैं 12th के बाद फिर साइंस पढ़ने का मन नहीं हुआ, अब छोड़ दिया फिर संस्कृत। उसके बाद फिर साइंस छोड़ दी, और साइंस छोड़ने के बाद फिर मैंने संस्कृत से बीए करने का। आशीष, इसमें आपने एक बात हाँ। कही कि आप 12th में जब पीसीएम से तैयार पढ़ रहे थे, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ रहे थे जो जीवन में काम नहीं आती। कुछ किस तरह से? मैं इस बात को नहीं समझ पाया। वो मैंने इसलिए कहा, जैसे हमने उस समय इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ा था और मैथ्स में, या साइंस तो फिर भी कुछ हद तक रहती है हमारे इसमें। मैथ्स के जो हाई क्लासेस के टॉपिक हैं, तो उनमें क्या होता है, वो हम सामान्य विद्यार्थी उन चीज़ों को जीवन से नहीं जोड़ पाता है। कुछ विशेष बुद्धि वाले बच्चे होते हैं जो उनको जोड़ पाते हैं आसानी से, जिनके मतलब बुद्धि उनकी ऐसी होती होगी कि भाई उनको जल्दी समझ में आ जाता है। जैसे मुझे फिजिक्स बहुत कम समझ में आती थी, जितना हुआ नोट्स मिल गए, टीचर्स ने पढ़ा दिया, उनको याद कर लिया, रट लिया और एग्ज़ाम में लिख दिया। इतना ही था फिजिक्स, इससे ज़्यादा हमें समझ में नहीं आई। तो इसलिए फिर 12th के बाद ये रियलाइज़ हो गया था कि भाई ये हमारे लिए नहीं है फील्ड, तो इसलिए फिर छोड़ दिया उसको। अच्छा, आपने उसके बाद संस्कृत पढ़ी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार जी। से। ठीक है, आपने फिर उसके बाद ये निर्धारित था कि अध्यापक बनना है 10वीं के बाद? हाँ, 10वीं के बाद ये हो गया था कि भाई अब टीचर ही बनना है। लेकिन पहले मैथ्स का था, फिर संस्कृत में आ गए, तो अब संस्कृत का टीचर बनना था। आपने केंद्रीय विद्यालय, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अध्यापक का पद तो वैसे कहीं भी अध्यापक बने, जी। चाहे वो किसी भी राज्य सरकार में हो, एक प्राइमरी स्कूल का अध्यापक है, प्राथमिक जो सबसे नींव खड़ी करता है जो, उसके बाद एक माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक है। वो अध्यापक किसी भी स्तर का हो, चाहे हायर एजुकेशन वाला हो, सम्मान सबका बराबर होता है। किसी भी सर्वकार के अंतर्गत कार्य कर रहा हो, सबका सम्मान बड़ा होता है, सबका सम्मान बराबर होता है। पर केंद्रीय विद्यालय में नौकरी लगना, केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक बनना समाज में एक बड़ी प्रतिष्ठा का पद माना जाता है। ऐसा क्यों है? आपने इसको अनुभव किया है अभी, तो ऐसा क्यों लगता है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि
जब मैं ये देखता हूँ, लोगों से सुनता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय का अध्यापक, तो इसके तरफ बड़ी सम्मान से देखा जाता है, ऐसा क्यों है? वो मुझे ऐसा लगता है कि इस कारण से होगा, जैसे स्टेट में जो टीचर बनते हैं लोग, तो वहाँ क्या है, थोड़ा सा काम कम है जो सरकारी या मतलब स्कूल में जो है, बर्डन व्यक्ति के ऊपर कम रहता है, टीचर के ऊपर। वो लोग, जैसे हम लोग हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर। आपने केंद्रीय विद्यालय कब ज्वाइन किया? मैंने 8 दिसंबर को ज्वाइन किया। 8 दिसंबर, लगभग महीना भर अभी हुआ है। जी जी। तो उसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा रहती है। जैसे अभी मैं केंद्रीय विद्यालय में गया था, मुझे 5-7 दिन ही हुए थे गए हुए, और मुझे कहा गया कि आपको बच्चों को लेकर के बाहर जाना है। लेकिन इससे 2-3 महीना पहले तक मैं यदि कहीं बाहर जाता तो मेरे टीचर्स मेरे साथ जाते, और अभी क्या हुआ कि मुझे जॉइनिंग किए हुए 5 ही दिन हुए हैं और मुझे कहा गया कि आपको 4 बच्चों को लेकर के बाहर जाना है। अब उनकी ज़िम्मेदारी भी थी, उनको साथ रखना, जैसे हमें हमारे टीचर्स रखते थे, हमें उनको रखना था साथ में। तो वो चीज़ें जो है, और मैंने इसके लिए 1 सेकंड नहीं लगाया था हाँ करने में। सर ने पूछा, मैंने कहा ठीक है मैं ले जाऊँगा। तो यदि ऐसा हमें, जब हम संगठन में काम करते हैं तो उसके लिए तैयार रहना ही चाहिए, वो मैंने किया। तो केंद्रीय विद्यालय में जो है ये भी कहते हैं कि भाई जो केंद्र सरकार की योजनाएँ आती हैं वो सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में लागू होती हैं, है ना? जो भी नई योजना आएगी वो एक तरह से लैबोरेटरी है सरकार के लिए, कि वहाँ उसको टेस्ट करते हैं। और वो योजनाएँ हमने कई बार देखा है, गाँव के किसी विद्यालय में, स्टेट के किसी विद्यालय में पहुँचने तक उनको 2-2 ढाई-ढाई साल लग जाते हैं, जब वो ठीक से लागू होती है तब तक। तो इसलिए ये होता है थोड़ा-सा एक तरह से बहुत अपडेटेड जो है वो केंद्रीय विद्यालय जी, रहता है। जी। और ये मैंने समाज में भी देखा है, जैसे एक अभिभावक जब अपने बच्चे का एडमिशन कराने का सोचता है, तो जो आर्थिक रूप से थोड़ा सा भी समृद्ध है, वो कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालय में जाने से बचता है। जी। पर केंद्रीय विद्यालय मुझे एक ऐसी व्यवस्था लगती है कि जिसके प्रति मैं बड़े से बड़े संपन्न व्यक्ति को भी देखता हूँ कि वो कहते हैं कि नहीं, केंद्रीय विद्यालय में तो मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ। जी। तो इसका कारण ये भी है कि सरकार की योजनाएं इस तरह की जो होती हैं वो केंद्रीय विद्यालय में लागू होती हैं, और केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक इस तरह से उसको मैनेज भी करते हैं। तो ये अच्छा है कि केंद्रीय विद्यालय में आपने ज्वाइन किया है। इस यात्रा में आप यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं आपके व्यक्तित्व से जितना, क्योंकि मैं आपको लगभग 5 वर्षों से 6 वर्षों से जानता हूँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, दोनों काम कर रहा था। आशीष उस समय पहली बार मेरी क्लास में आए थे, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में संभवतः। सेकंड ईयर में जो है आशीष मेरी कक्षा के विद्यार्थी थे। आशीष जो है वो कक्षा में जिस तरह से एक अध्यापक के सामने विद्यार्थी होते हैं, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो बहुत प्रतिभा संपन्न होते हैं, जो अपनी किसी भी कही गई बात को, समझाई गई बात को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही ग्रहण नहीं कर पाते, उन पर बहुत ही ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा परिश्रम करो तो समझ लेते हैं। तो आशीष बहुत अधिक प्रतिभा संपन्न भी नहीं थे, ऐसे के गॉड गिफ्टेड ब्रेन जो है इनके पास हो। आशीष एक सामान्य एवरेज विद्यार्थी थे, पर परिश्रम की दृष्टि से मुझे आशीष में हमेशा से लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा मेहनत आशीष करते रहे हैं। तो यहाँ तक पहुंचने में जो आपने परिश्रम किया है, वो एक कैंडिडेट की दृष्टि से बताइएगा, जो अभ्यर्थी आपको देख रहा है, जो आगे चाहता है कि मैं केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक बनूं, या कहीं भी किसी भी सरकारी पद पर सरकारी अध्यापक को जो है वो उस पद को प्राप्त करना चाहता है, किस तरह से वो आपकी मेहनत जो है उसे रास्ता दिखाएगी? अपनी मेहनत के बारे में बताइएगा। देखिए, परीक्षाएं कोई भी हो, जैसे हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो पुलिस वगैरह का एग्ज़ाम हो या अध्यापकों का एग्ज़ाम हो, तो परीक्षा पास करना एक कला है, और ये हमने आपसे ही सीखी है। जैसे परीक्षा जब होती है ना, मान लो उसमें 100 प्रश्न हैं, तो 100 में से हमें पहले अंदाज़ा होना चाहिए कि 60% प्रश्न कहाँ से आएंगे। कम से कम 60% का हमें अंदाज़ा होना चाहिए। और ये अंदाज़ा कहाँ से आएगा? पुराने पेपर्स को देख करके। हम जितना उनको पुराने पेपर्स का अध्ययन करेंगे, हमें उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ें ज़्यादा पूछी गई हैं, ये चीज़ें कम पूछी गई हैं। उनसे हम इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि भाई परीक्षा में अब क्या पूछा जाएगा। जो प्रश्न पिछले 4-5 साल से आ रहा हो, उसकी परीक्षा में आने की चांस बढ़ जाते हैं। तो उससे कम से कम आप ये होना ही चाहिए कि आप 60% पेपर पहले से आपको
अंदाज़ा हो कि यहीं से आएगा। अब अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, हमारा भी हुआ है कई बार, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा-सा पहले से अंदाज़ा हो। उसी तरह से मैं तैयारी कर रहा था, जैसे अभी केवीएस का एग्ज़ाम हुआ, हम लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया, तो केवीएस ने सिलेबस दिया था एनसीईआरटी और उसके कुछ चैप्टर्स उसमें मेंशन कर दिए 6 टू 10 तक के लिए। लेकिन साथ में लिखा हुआ था कि स्नातक स्तर का हम पूछेंगे। लेकिन जब केवीएस का ये हमारा एग्ज़ाम होने से पहले जब एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था, जो डिपार्टमेंटल होता है, उसमें उन्होंने क्या किया, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाए और वही पूछे थे। तो वो लगभग, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम से लगभग 1.5 महीना पहले हुआ था वो एग्ज़ाम शायद। तो उस एग्ज़ाम को मैंने देख करके उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन लेवल का कुछ नहीं पढ़ा। जब तक था कि आ सकता है ग्रेजुएशन लेवल का, जो हमारी पुस्तकें हैं ग्रेजुएशन में, किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, अभिज्ञानम, शकुंतलम, ये चीज़ें तब तक तो पढ़ रहा था मैं कि भाई ग्रेजुएशन लेवल आ सकता है। लेकिन जैसे ही पता लगा कि एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ है और उनका भी सिलेबस वही था एनसीईआरटी, हमारा भी सिलेबस वही है, उसमें कुछ नहीं पूछा गया है हायर लेवल से, 12th तक का ही पूछा गया है एनसीईआरटी सिर्फ। तो उसके बाद मैंने वो नहीं पढ़ा, सिर्फ उस पर फोकस किया और उसका फल मुझे मिला, 100 में से 98 नंबर मिले। संस्कृत में 98 नंबर है आपके? जी। चलो, और जो आपका इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है? एग्ज़ाम पैटर्न, जैसे अब फर्स्ट पेपर आता है 80 नंबर का, उसमें 40 नंबर की पेडागोजी थी और एग्जैक्ट में ध्यान नहीं है शायद, लेकिन 15-15 नंबर की हिंदी और इंग्लिश थी और 10 नंबर की जीके। तो उसमें से कितने नंबर थे आपके? 80 में से मेरे नंबर थे 44। अच्छा, तो 142 नंबर मेरे रिटर्न में बने हुए थे 180 में से। 180 में से 142 नंबर आपके आए जी। और फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ? जी जी, इंटरव्यू के लिए। अच्छा, और इंटरव्यू में कितने नंबर रहे आपके? इंटरव्यू में नंबर जैसा मैंने जोड़ा है, उन्होंने तो बताया नहीं केवीएस ने, लेकिन मैंने जो हिसाब लगाया उससे 60 में से रिटर्न का 70% और रिटर्न का 70% है 70, मतलब जो आपकी मेरिट बनती है रिटर्न जी, का जी। 70% और और आपके इंटरव्यू का 30% 30%। जोड़ करके मेरिट बनती है जी, जी। 100 में से। तो 142 का यदि मैं 70 में से नंबर लगाऊं तो मेरे 55-56 के आसपास कहीं बैठते हैं। और इंटरव्यू में जैसे 60 नंबर का था और मुझे जो मार्क्स मिले हैं टोटल जोड़ करके वो हैं 80.22, 80.22। तो वो 24-25 नंबर का वो अंतर है उसमें। तो उसको यदि मैं 30 में से 24-25 नंबर हैं तो 60 में से 50 नंबर मेरे बैठते हैं। चलो, ये आपका हुआ। मैं विद्यार्थियों की दृष्टि से एक बात और जानना चाहता हूँ। मैंने अपने, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, तैयारी शुरू कराई, हमने खुद एग्ज़ाम दिए हैं, फिर उसके बाद विद्यार्थियों ने कई एग्ज़ाम दिए हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो भी कहीं वैकेंसी निकलती है, जैसे किसी को टीजीटी बनना है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना है किसी को, जी। और उसके लिए वो एग्ज़ाम दे रहा है। उसके राज्य में, कोई व्यक्ति हरियाणा का है तो हरियाणा में एग्ज़ाम निकला, उसने वो भी भरा। उसके निकटतम जो राज्य में जो है उत्तर भारत में, जैसे राजस्थान का एग्ज़ाम निकलता है वो भी भरता है, दिल्ली का एग्ज़ाम निकलता है वो भी भरता है, उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकलती है उसको भी वो अप्लाई करता है। बार बार फेल होने का क्रम भी जो है वो चलता रहता है। एक एग्ज़ाम दिया, दूसरा एग्ज़ाम दिया, वो फेल हो गए, फिर उसके बाद जैसे किसी ने केंद्रीय विद्यालय दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक विद्यार्थी इस रास्ते पर चलना शुरू करता है, असफलताएं मिलती चली जाती हैं, एक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, दूसरा क्वालिफाई नहीं हुआ, तो क्या ये एग्ज़ाम देने का जो क्रम है, अलग अलग एग्ज़ाम देना जो है, वो बाद में जिस एग्ज़ाम में वो सिलेक्ट हुआ है उसमें वो सहायता करता है उसकी? जी, बिल्कुल करता है। जैसे पहले यदि कोई व्यक्ति पढ़ रहा है और मेहनत करी, सफलता नहीं मिली, उसने तो मेहनत की है अपनी, और हम सुनते हैं ये लोगों से बातचीत, बड़ों से, कि मेहनत की हुई कभी बेकार नहीं जाती है। वो कुछ ना कुछ हमारे अंदर उसका रहता है, और भी कुछ ना हो, यदि आपने कम से कम आप किताब के सामने बैठे तो हो, वो कम से कम आपको पढ़ने की आदत तो पड़ी है, मेहनत करने की आदत तो पड़ी गई। भले ही फल नहीं मिला या आप परीक्षा पास नहीं कर पाए, आपने मेहनत की है तो उसको कम से कम आपको मेहनत करने की आदत हो गई है। और ये चीज़ें मेरे उसमें काम करी, जैसे मैंने अभी बताया था कि मैं 12th के बाद साइंस छोड़ दी, लेकिन मैथ्स के लिए पढ़ाई तो करी थी, मेहनत करने की आदत तो थी, तो वहीं से फिर वो चीज़ें आगे काम आई। ऐसे ही जब हम कोई परीक्षा दें और उसमें पास ना हो तो फल मिलना तो जैसे वो है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो कर्म ही हमारे हाथ में है, फल तो हमारे हाथ में नहीं है।
तो फल की चिंता उतनी ना करें, बस इतनी चिंता करें कि हमारा कर्म ठीक से हुआ हो, हमारी मेहनत अच्छे से हुई हो, तो फल उसका मिलेगा। आशीष के इस यहाँ तक पहुँचने में जो आशीष ने जितनी भी पढ़ाई करी, जिस भी स्तर पर पढ़ाई की, उसने उसका पूरा का पूरा योगदान है, पूरा का पूरा हाथ है। आशीष ने 12th तक जो पीसीएम पढ़ा था, संस्कृत के विद्यार्थियों को ये बड़ी समस्या होती है कि वो अपना सब्जेक्ट तो ठीक से कर लेते हैं, पर जो जनरल सेक्शन होता है, जैसे DSSB में 100 नंबर का एग्जाम होता है, या KVS में 80 नंबर का ये जो भाग था, तो उसमें संस्कृत वाले अभ्यर्थी जो मैथ्स वाला या इंग्लिश वाला जो पोर्शन होता है उसमें गड़बड़ हो जाती है, उसमें उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। तो आशीष ने 12th PCM से किया था, तो उनके व्यक्तित्व में वो विषय पहले से उपस्थित था और उसने कहीं ना कहीं ये काम किया है इनके लिए। उसके बाद फिर आशीष ने, आपको एक चीज बता रहा हूं मैं ये वाली बात, क्योंकि मैंने आशीष को ठीक से देखा भी है, और आशीष आप जो कुछ पढ़ पा रहे हो, मेरे साथ जो लोग तैयारी करते हैं, मैं जितना पढ़ा पाता हूँ उनमें बहुत सारा कुछ योगदान आशीष का भी। आशीष ने बहुत सारे जितने भी पेपर मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं वो सब आशीष ने ही डिजिटल मुझे करके दिए हैं। वो PPT पर पेस्ट करना, उन सबके आंसर लिखना, मेरा बहुत सारा काम आशीष जो है वो सरल कर देते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो KVS में ये सफल हुए हैं, KVS की इस लक्ष्य को इन्होंने प्राप्त किया है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इसका भी है कि चाहे आपने DSSB का एग्जाम दिया, ये आप लोगों को इसलिए भी बता रहा हूं मैं कि हम किसी एक एग्जाम को ही केवल लक्ष्य करके और केवल वही एग्जाम देना है, उस स्तर का कोई और एग्जाम नहीं देना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को अपने यात्रा में जो जो एग्जाम आपके सामने आता जा रहा है उसकी ठीक से तैयारी करके उसको देना चाहिए, क्योंकि वहां तक की यात्रा जैसे आप लोगों ने पार कर ली है उसको ठीक से आप लोगों ने पढ़ लिया है। जिस एग्जाम में आपका चयन होगा वो सब वहां जुड़ जाएगा, वो सब आप लोगों को वहां काम आएगा। और आशीष के केस में बिल्कुल ये हुआ है। आशीष ने जितने पेपर सॉल्व किए हैं, जितने पेपर मुझे तैयार करके दिए हैं, और वो सब आशीष के इस 100 में से 98 नंबर जो है संस्कृत, मैं संस्कृत का एक बिल्कुल एवरेज विद्यार्थी मानता हूँ आशीष को, क्योंकि मैं इसका अध्यापक भी रहा हूँ, तो मैं इसको ठीक से समझता हूँ इस बात को। तो एक जो एक मन में हीन भावना आ जाती है ना विद्यार्थियों के, कि भाई जो संस्कृत पाठशालाओं से पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ा मिथक है ये समाज में कि जो लोग संस्कृत पाठशालाओं से पढ़ते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाते हैं, जो संस्कृत पाठशालाओं से नहीं पढ़ते। आप में से कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होगा, मुझे ये प्रश्न हर 2-4-10 दिन में देखने को मिलता है। विद्यार्थी कॉल करके मुझे कहता है, जी मैं ऐसे कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैं संस्कृत पाठशाला से नहीं पढ़ा हूँ, तो मेरी संस्कृत उतनी अच्छी नहीं है। आशीष भी जो है वो बिल्कुल सामान्य ही अपनी पढ़ाई को लेकर के है, लेकिन परिश्रम और एक ठीक रास्ता, एक सटीक रास्ता अगर आपने चुना है और उस पर पूर्ण परिश्रम से, अपने सामर्थ्य से परिश्रम किया है, तो आप लोगों को इसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो आशीष जो है यहाँ तक पहुंचे हैं, आप अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में किनको देखते हैं? प्रेरणा स्रोत के रूप में तो हम लोग गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, तो हमारे लिए महर्षि दयानंद और महर्षि श्रद्धानंद से बड़ी तो प्रेरणा क्या ही होगी। लेकिन फिर भी कुछ अध्यापक हैं जो हमें पढ़ाते थे, या गुरुकुल के आचार्य हैं, आचार्य देवव्रत जी, और जितनी मेहनत वो करते हैं, आचार्य देवव्रत जी वर्तमान में राज्यपाल हैं। जी, वर्तमान में राज्यपाल हैं गुजरात के। तो उनसे, उनकी मेहनत को देख करके वहाँ से प्रेरणा मिलती है। फिर घर में देखते हैं तो माता पिता को देख करके वहाँ से भी प्रेरणा मिलती है। मैं आपको बता दूँ, मेरी 4 साल की पढ़ाई तो हॉस्टल से हुई है, उसके बाद कॉलेज में भी बाहर रहा हूँ घर से। लगभग 2011 से अब तक मैं घर से बाहर ही हूँ, और इतने सालों की पढ़ाई में पिताजी ने कभी ये नहीं पूछा कि नंबर कितने आए। अब घर से पैसे भी आते थे पढ़ाई के लिए, कहते भी थे कि पढ़ो, लेकिन आज तक ये नहीं पूछा कि नंबर कितने हैं। आज भी उनसे कोई जाके पूछेगा तो नहीं पता होगा मैं 10वीं में नंबर कितने हैं, 12वीं में कितने हैं, नहीं पता होगा। तो उनके मन में विश्वास था कि लगा हुआ है तो कर ही लेगा, और वो हुआ भी, चीज़ें ठीक हुई अभी आकर के। लेकिन मेहनत, हमारा प्रेरणा स्रोत जो है आचार्य जी तो हैं ही, फिर पिताजी भी हैं, मम्मी वो घर का काम करती हैं सुबह से शाम तक, वो भी, उनकी मेहनत भी है। परिवार पूरा आया गांव में, और भी दोस्त भी हैं जो बहुत मेहनत करते थे। जैसे कुछ लोग हमारे साथ के गुरुकुल के जो बच्चे थे साथी, वो सब लोग भी जब पढ़ाई करते थे उनको मेहनत करते हुए देखते थे, तो उनसे ही प्रेरणा मिलती है। तो आशीष, मुझे आपसे एक बात और पूछनी है, क्योंकि ये इंटरव्यू आप लोगों, आपका केवल आपकी सफलता दिखाने के हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है, हमारा उद्देश्य ये भी है
जो अभी अभ्यर्थी आ रहे हैं, जिनको केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक बनने का लक्ष्य जिन्होंने बनाया है, या जो अभी DSSB का एग्जाम होने वाला है, कोई अध्यापक चाहता है, कोई व्यक्ति चाहता है मैं DSSB का अध्यापक बनूं, EMRS का एग्जाम अभी हो गया है, आगे भी EMRS का एग्जाम होना है। तीनों जो है वो सेंटर की दृष्टि से केंद्र की नौकरी को अच्छा माना ही जाता है। बहुत सारी सुविधाएं अलग से जो राज्य में नहीं मिलती वो केंद्र के कर्मचारियों को मिलती हैं। जी। तो थोड़ा सा आपसे एक बार और जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने एग्जाम्स को देखा है, करीब से देखा है, उनके पेपर्स को देखा है। DSSB का आपका भी सपना था जैसा मुझे पता है, और DSSB की आपने तैयारी की भी, वैकेंसी लेट हुई है। DSSB एक एग्जाम हुआ जो कि केंद्र की दृष्टि से, हालांकि वो दिल्ली सरकार का है, पर वो लगभग केंद्रीय जितनी सब योजनाएं हैं वो सब वहां भी लागू होती हैं। एक ये एग्जाम हमारे सामने है, दूसरा EMRS का एग्जाम जो भी बिल्कुल केंद्रीय विद्यालय जैसा ही एक EMRS का एग्जाम है वो, जी। और KVS। इन तीनों में आपको क्या साम्य और क्या अलग लगता है, जितना आपको समझ में आया हो? जैसे दिल्ली वाला एग्ज़ाम है DSSB का, ये लोग अपना सिलेबस नहीं देते हैं। KVS ने अपना सिलेबस दिया तो जो पिछली बार दिया था उससे चेंज कर दिया, और EMRS ने अपना सिलेबस दिया है लेकिन वो अलग ही है। उन्होंने PGT और TGT का लगभग सेम सिलेबस दे दिया है। तो ऐसे हर परीक्षा में थोड़ी बहुत भिन्नता तो रहती है, क्योंकि अलग अलग बॉडी है जो उसको कराती है परीक्षा को, अलग अलग संगठन है, तो भिन्नता रहती है। और समानता तो जैसे आपने बताई कि केंद्र सरकार की है, लोग थोड़ा ज़्यादा झुकाव होता है उसकी तरफ बच्चों का, कि भाई केंद्र सरकार की जॉब मिले। तो जैसे हम लोग KVS की तैयारी करते हैं, उसमें एडिशन में इंटरव्यू भी है, DSSB में और EMRS में नहीं है। तो हमें इंटरव्यू की मानसिकता भी पहले से बना के चलनी होती है। फिर केवल इंटरव्यू नहीं है, उसमें डेमो भी है, तो डेमो भी अच्छा होना चाहिए। तो जब हम केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करते हैं तो केवल रिटर्न की तैयारी नहीं है, वो आप पूर्ण रूप से अध्यापक बनते हैं। आपके मन में, मस्तिष्क में, आपके हाव भाव में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ अध्यापक वाली दिखनी चाहिए कि भाई आप अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं। जैसे इंटरव्यू होता है UPSC के लिए भी, बहुत सारे लोग वो शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं UPSC की इंटरव्यू की, मॉक इंटरव्यू की देखते हैं, तो उसमें लगता है ना किसी कैंडिडेट को देख के लग जाता है कि भाई ये है IAS बनने लायक, जब हम शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं। तो ऐसे ही जब अध्यापक आप बनने की तैयारी करते हो तो KVS के इंटरव्यू के लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। वो 2 दिन का काम नहीं है कि हम लोग हो जाएंगे तैयार उसके लिए। और जैसे DSSB है तो इसमें रिटर्न एग्ज़ाम है, लेकिन इसमें फर्स्ट पेपर इतना बढ़िया आता है कि वो लोग, संस्कृत वाले लोग थोड़ा सा उससे बच के चलते हैं कि इसमें तो फर्स्ट पेपर है, ऐसा वो मानसिकता हो जाती है। लेकिन फर्स्ट पेपर में कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, इसमें 40 ही नंबर चाहिए। आप 6 महीने लग के मेहनत करोगे तो वो हो जाएगा। और जैसे EMRS है, EMRS में फर्स्ट पेपर है, लेकिन उसमें फिर एक क्वालिफाई एग्ज़ाम है, वो लैंग्वेज वाला, इंग्लिश भाषा वाला जो है, उसको भी वो 10-15 नंबर की शायद लैंग्वेज है वो। तो उसको भी आप थोड़ा ठीक से पढ़िए, अच्छी किताब आपके पास हो कोई, और अच्छा कोई टीचर हो, और अच्छा कंटेंट यदि आप पढ़ेंगे तो परीक्षा फिर कोई भी हो आप आसानी से कर जाओगे उसको। तो ये हुआ, आपने बताया कि मैं इस बात में पहले भी आप लोगों को कह चुका हूँ, और आशीष भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं, और जितना भी मैंने अभ्यर्थियों को देखा है तो एक एग्जाम जो है वो दूसरे एग्जाम में हमेशा आपकी सहायता करता ही है। जी। आपको लग करके जब आपने अपना लक्ष्य बना लिया है, फिर उससे पीछे नहीं हटना चाहिए आप लोगों को। उस लक्ष्य को बना करके, मैं बार बार अपने सेशंस में भी ये बात कहता हूँ, आज भी ये बात आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अध्यापक बनने का दृढ़ निश्चय किया है तो उस दृढ़ निश्चय करके फिर उसका पाठ्यक्रम, उसकी एक रणनीति बना करके फिर परिश्रम से नहीं बचना चाहिए। पूरी तरह से परिश्रम करते रहेंगे तो 2 और 2 4 की तरह से इतना ही गणित है कि वो परिश्रम, वो सही रास्ता आपको वहीं लेकर के जाएगा। आशीष, बस आपसे मुझे अब 2 प्रश्न और मुझे अंतिम रूप से करने हैं। इस इंटरव्यू के साक्षात्कार को परिणति की तरफ लेकर के चलते हैं। आपका मैं KVS का इंटरव्यू जो हुआ था जी, उस इंटरव्यू से पहले आपने मॉक इंटरव्यू हमारे साथ किया था, यही बैठ करके हम लोगों ने आपका इंटरव्यू भी लिया था, और ये हमारे पैनल का जब हम लोग बैठे थे हमने डिस्कस भी किया था। कुछ आपकी जो कमियां हमें लग रही थी वो हमने ठीक कराने का भी प्रयास किया था, और हमें तो लग ही रहा था कि हमने ऐसा डिसीजन दिया था कि ये लगभग 90 से 95% हो जाएगा, कुछ कमी नहीं रही। तो वहां जाकर के आपका डेमो तो बढ़िया दिया ही था आपने उसकी तैयारी अच्छे से की थी।
वहां जब आपका इंटरव्यू हुआ, जो मेन इंटरव्यू जिसके लिए आपने तैयारी की थी, वो उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए? सर उसके हर लिए अभ्यर्थी जानना चाहता जी है जी कि कैसा था मैं इंटरव्यू। प्रश्न बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ डेमो देने के लिए आया था इंटरव्यू का, तो आयुष सर थे, उन्होंने थोड़ी खिंचाई कर दी थी। तो मुझे लग रहा था कि अगर सर नंबर देंगे तो 60 में से 10 ही नंबर मिलेंगे मुझे। और डेमो था, वो भी नंबर मुझे डेमो का लग रहे थे कि डेमो का मुझे मिल जाएगा कुछ। लेकिन इंटरव्यू का मुझे नहीं लग रहा था कि सर लोगों ने अगर नंबर दिए होंगे तो 10 से ऊपर नंबर दिए होंगे मुझे। लेकिन आयुष सर ने एक बात कही थी कि तुम जब बोलते हो तो देख के ये लगता है कि तुम आवाज़ धीमी करके बोलते हो, और आवाज़ धीमी इसलिए करते हो कि विनम्रता दिखाने की कोशिश करते हो आवाज़ धीमी करके। तुम वहाँ जाओगे तो ये मत करना। और ये जब मैंने बाद में इस चीज़ को सोचा तो ये सही थी बात। जब हम बोलते हुए किसी व्यक्ति की आवाज़ धीमी हो जाए तो उसका लो कॉन्फिडेंस नज़र आता है सामने से कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं है। और फिर मैंने इसका इंटरव्यू में ध्यान रखा, जब डेमो किया तब भी ध्यान रखा कि मेरी आवाज़ इतनी हो जो वहाँ तक पहुँच सके। और जब इंटरव्यू दिया तब भी इतनी आवाज़ थी, मतलब इतनी आवाज़ का ध्यान रखा कि भाई उनको ठीक से सुनाई दे, ये ना लगे कि ये विनम्रता दिखाने की कोशिश कर रहा है आवाज़ कम करके। तो फिर ये चीज़ काम कर गई। वहाँ जब इंटरव्यू की शुरुआत हुई थी, जैसे आपने कहा कि प्रश्न क्या-क्या पूछे थे, तो पहले परिचय पूछा उन्होंने, परिचय दिया हिंदी में, तो फिर कहा कि संस्कृत में दो। अच्छा, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं था संस्कृत में परिचय देना? नहीं, अनिवार्य नहीं था, क्योंकि अब मदर टंग हमारी हिंदी है तो मैंने हिंदी में शुरू किया था। उन्होंने कहा फिर कि संस्कृत में दो, तो संस्कृत में दिया। फिर मैम ने पूछा, मैम संस्कृत की थी, जो संस्कृत के क्वेश्चन पूछ रही थी। उन्होंने कहा कि अपना नाम बताओ दोबारा। मैंने नाम बताया। फिर कह रहे इसमें अर्थ क्या है इसका? अर्थ बताया। फिर नाम के बाद फिर पढ़ाई कहाँ से हुई? तो गुरुकुल से हुई, बीए ऑनर संस्कृत। पूछा कि क्या पढ़ के आए हो? तो मैंने कहा जी सामान्य व्याकरण पढ़ी है और सामान्य साहित्य पढ़ा है, कोई ऐसा विशेष कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सामान्य ही पूछूंगी। उन्होंने फिर व्याकरण के प्रश्न पूछे, और व्याकरण के प्रश्न ज़्यादा नहीं, 2-4 शब्दरूप पूछे थे। फिर साहित्य पे आए। साहित्य पे आए तो उन्होंने पूछा कि अभिज्ञान शाकुंतलम को जानते हो क्या है? मैंने कहा जी नाटक है। नाटक के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा इसमें क्या प्रसिद्ध है? फिर बताया जी चतुर्थंक। अच्छा चतुर्थंक में जी 4 श्लोक, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा था हाँ कि कोई एक श्लोक सुनाओ। अब एक श्लोक सुनाया, तो मैम पूछ रही थी फिर कि जो ये जिसमें लकड़ी की आपने बात कही है कि लकड़ी के अंदर अग्नि विद्यमान होती है, तो वो कौन सी लकड़ी है जिसमें अग्नि विद्यमान होती है सबसे ज़्यादा? तो मैंने कहा जी शमी का वृक्ष है, वो उसमें चर्चा आई है अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थंक में। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है शमी का वृक्ष है। अवेहि तनयम ब्रह्मन हाँ अग्निगर्भाम शमीमेव, हाँ उसमें जो है, तो कि ठीक है शमी का वृक्ष। फिर उन्हें दोबारा से फिर व्याकरण पे आए और 2-3 प्रश्न उसके पूछे, प्रत्यय पूछे, संधि पूछी। और अभी जो आप कह रहे थे कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो एकदम से हमारे काम आती है, ये मेरे कैसे काम आई? उन्होंने कुमारी में प्रत्यय पूछा था कि कुमारी में प्रत्यय क्या है? मैंने प्रत्यय बताया। तो फिर उन्होंने कहा कि सूत्र बताओ। अब सूत्र मुझे ध्यान नहीं था, मैंने मतलब दिमाग में कहीं से कहीं तक भी वो सूत्र नहीं था मेरे कि भाई इसका सूत्र क्या है। लेकिन जैसे ही मैम ने पूछा कि इससे सूत्र क्या है, तो अंदर से एकदम से आवाज़ आई कि वैसी प्रथम है। अब वो ये नहीं पता था कि सही है गलत है, बस बोल दिया एकदम से। वही ऐसी प्रथम है। हाँ, अब वो सही हो गया। बाद में चेक किया कि पता लगा कि ये तो सही आंसर था। तो वो कहाँ से आया? वो कहीं न कहीं मैंने पेपर पढ़ते हुए या कोई पुस्तक पढ़ते हुए जब पीपीटी वगैरह बनाई हो या कभी अपने नोट्स बनाए हो तब लिखा ही होगा, और वो कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठा होगा, वो एकदम से आ गया सामने। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि कुछ पढ़ा के दिखाओ। पढ़ाया तो फिर एक चैप्टर है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, ये 8th क्लास का चैप्टर है। मैंने पुस्तक खोली तो सबसे पहले वही खुल गया, 2nd चैप्टर। मैंने वही पढ़ाना शुरू किया, उसकी भूमिका बनाई पहले, प्रस्तावना जिसे कहते हैं। तो प्रस्तावना हुई थी, चैप्टर बोर्ड पे चैप्टर का नाम लिखा था, उसी में से उन्होंने 2 प्रश्न पूछ लिए कि श्रुता में क्या प्रत्यय है और एक कदापि में क्या संधि है। मैम ने पूछा, फिर उन्होंने कहा कि ठीक आ जाओ बैठ जाओ। फिर पूछा कि कहीं पढ़ाते हो? मैं कहा नहीं मैं नहीं पढ़ाता कहीं। ये अब से पहले कभी नहीं पढ़ाया? नहीं कभी नहीं पढ़ाया। कि ठीक है। फिर उन्होंने जो पेडागोजी वाले टीचर थे उन्होंने पूछा पेडागोजी के बारे में थोड़ा सा कि जो हम पाठ्य योजना, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि
बीएड करने से पहले और बीएड करने के बाद आप में क्या अंतर आया, आपको क्या लगा? तो सामान्य चीज़ मैंने ये बोली थी कि सर बीएड करने से पहले मुझे पता नहीं था कि पाठ्य योजना नाम की भी कोई चीज़ होती है, और जब बीएड में गया तो फिर मुझे 4-4 घंटे लगाने पड़े पाठ्य योजना बनाने में शुरू में, तो नहीं तो 2 ढाई घंटे में बन जाती है। तो कह रहे अच्छा, फिर पाठ्य योजना का पूछ लिया कि इसमें बताओ, इसमें 5 जो स्टेप्स हैं उसके किसने दिए थे? तो बताया कि हर्बर्ट एक वो थे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने दिए थे। कि अच्छा, ऐसे कर करके उन्होंने और 2-3 प्रश्न पूछे। फिर लास्ट में फिर पूछा दोबारा कि कहीं पढ़ाते हो? वो शायद ये चाह रहे हों कि ये कहीं पढ़ाता है और ये बता नहीं रहा, शायद ऐसा उनके मन में हो। दोबारा फिर पूछा कि कहीं पढ़ाते हो? मैं कहा नहीं सर, नहीं पढ़ाया अब तक। कि चलो ठीक है, धन्यवाद। बस इतना इंटरव्यू हुआ था। चलिए, आपके साक्षात्कार की हमने पूरी कहानी सुनी और आपको केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। धन्यवाद। आपकी पूरी यात्रा को मैंने देखा है और बस आपकी यात्रा से मैं आपके लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यात्रा आप लोगों को यही बताने के लिए थी कि परिश्रम यदि किया जाए और उस परिश्रम को निष्ठा से किया जाए। हम सब लोगों को ऐसा लगता है कि हम परिश्रम कर रहे हैं, पर हमारे अंदर कहीं निष्ठा की, ईमानदारी की कहीं भी कमी रह जाती है। मैं अगर 8 घंटे पढ़ रहा हूँ और उसमें मैं ईमानदारी से 8 घंटे नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि 1 घंटा ईमानदारी से पढ़ रहा हूँ, तो 1 घंटा उस 8 घंटे पर भारी है। वो 1 घंटा पढ़ना मेरे लिए पूर्ण रूप से सार्थक है अगर मैं अपनी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से पढ़ता हूँ। आशीष, बस आपसे अंतिम, आप जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आगे किसी न किसी परीक्षा को देकर के आप ही की तरह से अध्यापक बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसा विशेष संदेश? संदेश तो संस्कृत में बहुत हैं, पर कहते हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कि सोए हुए शेर के मुंह में अपने आप हिरण आके नहीं घुसता है। यदि मेहनत करते हैं तभी कार्य सफल होते हैं। मन में सोचते रहने से तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मेहनत करेंगे तो मिलेगा। एक राजस्थान के कवि हैं प्रेम जी प्रेम, उनकी कविता है कि रोशनी अगर आप चाहते हैं कि तो मांगने से रोशनी मिलेगी ना कभी, रोशनी की खातिर मशाल लाइए, और सूरज तिजोरियों में बंद हैं अगर तो तोड़ कर तिजोरियां निकाल लाइए। क्या बात है। अपने लिए अगर आपको कुछ करना है तो आप ही को खड़ा होना पड़ेगा, और मोटिवेशन खुद के अंदर से आए तो वो ज़्यादा काम करती है। बाहर से यदि आप मोटिवेशन लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती, बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती। आपने यूट्यूब पे देखा होगा, दुनिया भर के हैं मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन वो इतने कारगर नहीं हैं। खुद को मोटिवेट करने के लिए अंदर से मोटिवेशन लाइए, वो आपके लिए काम करेगी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी सफल हों, जैसे हमें अपना लक्ष्य मिला है आप लोगों को भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी आप बने रहे, आपने ये वीडियो को ध्यान से देखा होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये कथानक आपको जो है, जो बुना गया है, इस कथानक को एक व्यक्तित्व जो अपने परिश्रम से इस कथानक को, इस लक्ष्य को बुनता है और चुनता है और यहाँ तक पहुँच जाता है, कैसा लगा आप लोगों को? आपने क्या सीखा इससे? क्योंकि मैं भी सीखने में ही विश्वास रखता हूँ। हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। आपने जो अपना ये समय इस वीडियो को देखने में लगाया है, आपको क्या समझ में आया, क्या आप लोगों ने सीखा? आप सब लोगों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना के साथ नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।